गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से सोशल साइंस की क्लास में मैं आपको वेलकम करती हूँ। और आज हम सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण, यानी संविधान कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के ही थे एक व्यक्ति, लेकिन वहाँ पर जैसे भारत पर कब्जा किया था अंग्रेज़ों ने आके, ब्रिटिशर्स ने, ऐसी दक्षिण अफ्रीका पर भी उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने इनको बंदी बना लिया था। भी आगे हम पढ़ेंगे। तब इन्होंने ये शब्द बोले थे, मैं एक बार फिर से शब्द दोहरा रही हूँ, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य कैदियों को, अन्य नेताओं को हम कह सकते हैं, 1964 में 1964 में देश में यानी दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स जब आए थे तो गांधी जी थे, नेहरू जी थे, और भी सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, बहुत बड़े बड़े नेता हुए। उन सबको जैसे वो विरोध करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो उनको जेल में डाल दिया जाता था। इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी नेल्सन मंडेला एक मुख्य नेता हुए हैं और इनके साथ और 7 अन्य नेता थे, जिनको जब ये विरोध करते थे अंग्रेजी सरकार का तो इनको 28 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ये 28 साल तक, और सबसे भयानक जेल थी रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है, जैसे रंग भेद समझ में आ रहा, रंग के आधार पर भेदभाव, कई बार धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, कई बार जाति के आधार पर भेदभाव होता है ना, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव होता था। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है वहाँ पर अश्वेत यानी काले लोग रहते हैं, और अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो अपने आप को श्वेत मानते थे, गोरे थे, तो काले और सफ़ेद का ही रंग भेद वहाँ पर चल रहा था। तो रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आए ये यूरोप के लोग, इंग्लैंड यूरोप में आता है ना, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे देश हैं। तो ये यूरोप के लोग जो थे, जैसे हमारे भारत में आए थे ना व्यापार करने, ऐसे ये लोग दक्षिण अफ्रीका भी व्यापार करने गए थे। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कंपनियों, यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और ज़ोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। यहाँ इंडिया में तो कम बसे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बहुत गोरे बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, और जो वहाँ का शासन था, जैसे हमारे देश में धीरे धीरे शासन लिया था ना, ऐसे वहाँ भी शासन हाथ में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। भेदभाव आ गया, बट गए लोग। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें अश्वेत कहा जाता है, जबकि 3/4 है वहाँ पर श्वेत। और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल के लोग भी रहते हैं, यानी मिक्स है, रंगीन चमड़ी वाले जो भारत से गए थे।
तो वो ना कालों में गिने जाते थे ना गोरों में, वो मिश्रित चमड़ी के लोग गिने जाते थे। उनको वहाँ पर रंगीन चमड़ी का मिश्रित नस्ल वाले लोग कहा जाता था। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो सिर्फ अपने को ऊंचा मानते थे, बाकी अश्वेत जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे और जो भारत के लोग थे उनको वो नीचा मानते थे। और हम एक स्टोरी पढ़ चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी वकालत करने गए थे तो उनके साथ एक हादसा भी हुआ था, उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया था अंग्रेज़ों ने कि वो मिश्रित चमड़ी वाले थे। तो वो इस तरीके से अश्वेतों को और मिश्रित चमड़ी वाले लोगों को नीचा मानते थे जितने ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। बहुत दमन की थी ये नीति, मतलब बहुत बुरा था भेदभाव, अपने ही देश में भेदभाव। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वो जाकर वहाँ पर काम कर सकते थे। जैसे परमिट हमारे देश में हम 9th में पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ेंगे आगे हम 9th में, कि वहाँ पर एक परमिट मिलता था वनों में जाने के लिए। मतलब अपने ही देश में अगर हमें कहीं जाना है तो हमें एक परमिट, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, मेट्रो कार्ड होता है, तभी हम एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से एक परमिट बनता था, अंग्रेज़ देते थे, और जब वो परमिट बनता था तो जहाँ वो अंग्रेज़ चाहते थे वो उस परमिट को दिखाकर जा सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरनताल, सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतज़ाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जाता था। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। इतना ज़बरदस्त वहाँ पे शासन था अंग्रेज़ों का कि अश्वेत जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। 1950 से ही अश्वेत यानी दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 से शुरू किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और हड़तालें आयोजित की, जैसे हमारे देश में भी होते थे, आंदोलन हुए, हड़तालें हुए, विरोध हुए। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी, यानी ऐसा नहीं है कुछ अंग्रेज भी इनके साथ शामिल हुए विरोध में, क्योंकि वो इसको गलत मान रहे थे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने यानी ब्रिटिशर्स ने हजारों अश्वेत दक्षिण अफ्रीका के लोगों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा, यानी उनकी आवाज़ को दबा दिया और अपना शासन जारी रखा। तो बेटा अभी तक हमने देखा दक्षिण अफ्रीका में हड़तालें, संघर्ष, ये सब होने लगा, आंदोलन होने लगे ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, भेदभाव को हटाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास, सरकार कौन सी थी? ब्रिटिशर्स की। तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वो जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर और मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया, पाबंदी हटा ली गई, और 28 वर्ष तक जेल में जो नेल्सन मंडेला और 7 नेता जो रह रहे थे उनको आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994, यानी तकरीबन लगभग 25-26 साल पहले, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली जुली सरकार का गठन हुआ। आखिरकार आज़ादी मिली, ब्रिटिशर्स चले गए और एक ऐसी सरकार मिली जो मिली जुली सरकार थी, जिसमें हर किस्म के लोगों को रखा गया। और उसमें मैं ये भी बता दूं, अंग्रेज़ों को भी रखा गया, दक्षिण अफ्रीका के लोग और मिश्रित चमड़ी वाले लोगों को भी उस सरकार में रखा गया। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये सुने। जब देश आज़ाद हुआ, नेल्सन मंडेला को भी आज़ादी मिली लगभग 28 साल जेल के रहने के बाद, और जब देश आज़ाद हुआ तो पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ही बनाया गया। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, इसी तरीके से श्री नेल्सन मंडेला को पहला राष्ट्रपति वहाँ का बनाया गया। और उन्होंने आज़ादी के बाद ये शब्द बोले, ध्यान से सुनेंगे बेटा।
ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है, यानी नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये नेल्सन मंडेला ने बोला कि हम अच्छाई करना ना छोड़ें और मानव जाति पर भरोसा करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये शब्द उन्होंने बोले। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे उन्हें भूल जाएं और उन्हें माफ़ कर दें। अब सभी नस्लों, स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी, यानी दो पार्टी थी, एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी, ये दोनों पार्टियां। 2 वर्षों की चर्चा के बाद और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान, यानी 2 साल लग गए संविधान बनने में, हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने लगे थे, 24 दिन, इनके भी संविधान को बनने में लगभग 2 साल लगे। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे, उन्हें दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए। दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात हो रही, जब वो आज़ाद हो गए तो 2 साल लग गए अपने संविधान को बनाने में, और ऐसा संविधान आज तक दुनिया में किसी भी देश का नहीं बना। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की, जो भी मुश्किल मामले, उनके हल की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना की इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से पेश किया गया है। प्रस्तावना एक भारत के संविधान की प्रस्तावना, एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना, दोनों में तुम्हें लिखने को दूंगी, ठीक है? तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में दक्षिण अफ्रीका ने क्या लिखा है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं, आज उनके संविधान से इंस्पिरेशन लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर नेल्सन मंडेला के इन शब्दों पर गौर करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो ये उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा, माना कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे रंग के आधार पर, यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह देश हम सबका ही है। तो हमने बेटा अभी आधा चैप्टर किया है, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वर्कशीट डाल दी जाएगी, वो क्वेश्चन आंसर सारे सिविक्स की कॉपी बनी हुई है, उसमें करने हैं। और संविधान की प्रस्तावना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना लिखने को दी जाएगी, उसको भी लिखना है और पूरा काम करना है। और चैप्टर को एक बार जितना पढ़ाया गया उस चैप्टर को भी एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्यों चाहिए संविधान। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।